नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की जो कहानी है उसे सुनने के बाद आपको किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म सा एहसास होगा, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से गुनहगार का पीछा किया, उसे पकड़ा, वो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। ये घटनाक्रम जाहिर है बहुत दुखद है, मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन जब गुनहगार पकड़ा जाता है तो वो एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन भी है। और उस गुनहगार को पकड़ने के लिए पुलिस जो जो कोशिश करती है, उन कोशिशों को एग्जीक्यूट होते देखना और सही तरीके से गुनहगार तक पहुंचना, ये अपने आप में एक अल्टीमेट या दूसरे किस्म का जॉब सेटिस्फैक्शन है जो वो पुलिस वाले फील कर पाते होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसी साल की घटना है, पिछले महीने की 19 नवंबर की, और जगह है मुंबई। मुंबई में एक लोकेलिटी है कुर्ला चेंबूर। तो इसी कुर्ला चेंबूर मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर 19 नवंबर की सुबह जब मजदूर काम के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 बैरिकेड जो है वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं। आप जानते हैं हर शहर में तकरीबन कोई ना कोई डेवलपमेंटल वर्क होता है और जो एजेंसीज़ है वो बैरिकेड लगा देती है सड़क के किनारे, ताकि लोग वहाँ खोदे गए गड्ढों से या वहाँ हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क से थोड़ा दूर रहे, उनकी सेफ्टी रहे। तो इस तरह के कुछ बैरिकेड्स वहाँ भी लगे हुए थे, लेकिन 2 बैरिकेड वहाँ नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। तो जब मज़दूरों की नज़र इन गिरी हुई बैरिकेड्स पर पड़ी तो मज़दूरों ने उन बैरिकेड्स को सीधा खड़ा किया, उन्हें उठाया। लेकिन उठाने के बाद तब वो चौंक गए जब उन्होंने देखा कि बैरिकेड के नीचे एक बड़ा सा सूटकेस भी पड़ा हुआ है। सूटकेस को देखने से लग रहा था कि मामला कुछ संदिग्ध है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन बैरिकेड्स के नीचे सूटकेस के पड़े होने का कोई भी रीज़न, कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता था। और इसके बावजूद अगर वहाँ सूटकेस पड़ा था तो इसका मतलब किसी ने वहाँ सूटकेस जानबूझकर फेंका था और इन बैरिकेड्स को उस सूटकेस के ऊपर इसलिए डाल दिया था ताकि उस सूटकेस पर किसी की नज़र ना जाए। अब मज़दूरों ने आपस में बातचीत की, मशवरा किया और उसके बाद हिम्मत जुटाकर उन्होंने वो सूटकेस खोल दिया। लेकिन जैसे ही सूटकेस खोला, सारे लोगों के कदम ठिठक गए, वो पीछे हट गए, क्योंकि सूटकेस में एक लड़की की लाश पैक थी। उसे ठूंस कर उसमें रखा गया था और सूटकेस को बंद कर दिया गया था। लाश पर कोई बहुत ज़्यादा खून खराबे या चोट के निशान नहीं थे, लेकिन जिस तरह से लाश सूटकेस में थी वो एक क्लियर कट मर्डर का मामला था। अब मज़दूरों ने फ़ौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुर्ला की पुलिस वहाँ पर पहुँची और चूँकि मामला एक लड़की के मर्डर का था, सूटकेस में लाश मिली थी, तो ब्लाइंड मर्डर का भी मामला था। ऐसे में कुर्ला पुलिस के साथ साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी वहाँ पहुँची और दोनों पुलिस की अलग अलग टीमों ने सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया, उस डेड बॉडी को रिकवर किया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी हॉस्पिटल भिजवा दिया। अस्पताल से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि लड़की की हत्या किसी शार्प स्ट्रिंग से गला घोंटकर की गई है, यानी किसी तेज़ या धारदार किस्म की जो रस्सी होती है जो बहुत शार्प हो, उससे उस लड़की की हत्या की गई है, उससे गला घोंटा गया है। ये एक बात उस पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन में साफ हुई। दूसरी जो बात साफ हुई वो ये कि मरने वाली लड़की की उम्र यही कोई 24 से 25 साल के आसपास है। लेकिन पुलिस के लिए दिक्कत ये थी कि उस सूटकेस में या आसपास जो चीज़ें थी, सूटकेस के अंदर या सूटकेस के बाहर भी, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे इस लड़की की कोई आइडेंटिटी जो है वो पता चल पाती, उसकी पहचान हो पाती। और जैसा कि आप जानते हैं, ब्लाइंड मर्डर के हर मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो मरने वाले शख्स की पहचान पहले पता करे, तभी उस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ती है। तो पुलिस बहुत असमंजस में थी कि इस मामले की जाँच कैसे आगे बढ़ाई जाए। लेकिन जब पुलिस ने बहुत गौर से उस लाश का मुआयना किया, सूटकेस को देखा, तो उस लड़की के गले में पुलिस को एक चेन मिली, जिस चेन में एक लॉकेट लगा हुआ था, एक लॉकेट लटक रहा था। और ये लॉकेट कुछ और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट का एक लॉकेट था, क्रॉस बना हुआ था। और ऐसा लॉकेट, ऐसे तो आजकल बहुत सारे लोग इस तरह का लॉकेट पहनते हैं, लेकिन आमतौर पर क्रिश्चियंस लोग इस तरह का लॉकेट पहनते हैं क्योंकि उनके धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो प्राइमा फेसाई यानी शुरुआती तौर पर इस लॉकेट के ज़रिए पुलिस को ये लगने लगा कि जिस लड़की की हत्या हुई है शायद उसका ताल्लुक़ क्रिश्चियन समुदाय से हो, शायद वो लड़की ईसाई हो।
और इसीलिए पुलिस ने अब उसके ईसाई होने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो कुर्ला की पुलिस प्लस क्राइम ब्रांच की टीम, ये सारी टीमें जो है अलग अलग ईसाई समुदाय के जो संगठन हैं उनसे, ईसाई समुदाय के लोग उनसे बातचीत कर रही थी। और पुलिस की टीमों ने कुर्ला और आसपास के इलाकों में तकरीबन 12 चर्चेस में जाकर विज़िट किया। चर्चेस में जाकर वहाँ के पादरी से, वहाँ के पास्टर्स से मुलाकात की और मुलाकात करके इस लड़की की लाश की भी तस्वीर दिखाई, उसके गले में मौजूद लॉकेट की भी तस्वीर दिखाई और कहा कि वो इस लड़की को आइडेंटिफाई करने में, उसकी पहचान करने में उसकी मदद करे। क्योंकि आमतौर पर चर्च के जो कॉन्ग्रेगेशन होते हैं, जो वहाँ जो समागम होता है, जो लोग आते हैं, उनको वहाँ के प्रीस्ट, पास्टर्स, पादरी, ये सारे लोग जानते हैं क्योंकि आपस में उनका कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कोई पास्टर या प्रीस्ट इस लड़की के बारे में भी उन्हें बताने में कामयाब होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी इस काम में लगी थी। तो शुरू में जब पुलिस वहाँ गई और पुलिस ने ये सारी चीज़ें वहाँ के पास्टर्स को, पादरी को अलग अलग चर्चेस में दिखाया, तो तुरंत वहाँ से कोई रिस्पॉन्स जो है पुलिस को नहीं मिला। मतलब कोई इस लड़की को पहचानने वाला या उसको जानने का दावा करने वाला आदमी पुलिस को पता नहीं चला। लेकिन कुछ रोज़ गुजरने के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 11 की टीम को कांदीवली से एक ईसाई पादरी ने या प्रीस्ट, जो भी आप कहें, उसने फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि उन्होंने इस लड़की की लाश की तस्वीर और उसके गले में मौजूद लॉकेट की तस्वीर अपने फेसबुक कम्युनिटी पर शेयर की थी। और इसे शेयर करने के बाद आगे भी बहुत सारे लोगों ने शेयर किया क्योंकि वो एक लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते थे। और इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि ओडिशा के एक पास्टर ने, जो उनका जानकार तो नहीं था लेकिन फेसबुक के ज़रिए उन्हें पता चला, ओडिशा के एक प्रीस्ट ने, एक पास्टर ने उनसे कांटेक्ट किया और बताया कि ये लड़की उनके इलाके की, ओडिशा की रहने वाली है और उसके परिवार वालों को वो पास्टर जानता है ओडिशा का। ये बात जब कांदीवली में क्राइम ब्रांच की टीम को पता चली, कांदीवली के पास्टर ने क्राइम ब्रांच की टीम को बताया, तो क्राइम ब्रांच को लगा कि शायद अब लड़की की पहचान जो है वो मुमकिन हो जाएगी। मुंबई वाले प्रीस्ट की मदद से क्राइम ब्रांच की टीम ने ओडिशा वाले प्रीस्ट से बातचीत की और बातचीत करने के बाद ओडिशा वाले प्रीस्ट ने उस परिवार से बातचीत की जिस परिवार की ये लड़की थी, यानी जिस परिवार के लोग ये दावा कर रहे थे कि ये उनकी बेटी की ही तस्वीर है। उस लड़की की पहचान अब साफ हो गई। पता चल गया कि उस लड़की का नाम प्रतिमा पवाल किस्पोट्टा है, जो ओडिशा की ही रहने वाली है और उसकी उम्र तकरीबन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के दौरान बताया था, 25 साल है। और ये भी पता चला कि वो लड़की मुंबई में रहती थी, ओडिशा की थी, मुंबई में रहती थी और पिछले कई दिनों से उनकी अपनी बेटी से बात नहीं हो पा रही है और वो लड़की मुंबई में रहकर हाउसकीपर का काम करती थी। जब परिवार वालों से बातचीत हुई तो ये भी पता चला कि मुंबई में वो एक अपने दोस्त, जो उसका लिव इन पार्टनर भी था, उसके साथ रहती थी धारावी इलाके में। धारावी आप सबको पता है कि झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है, जिसे मलिन बस्तियां भी कह सकते हैं। और वहाँ जो है श्रमिक लोग, मजदूरी मेहनत करने वाले लोग, कामगार लोग वहाँ रहते हैं। तो जिस लिव इन पार्टनर के साथ ये लड़की रहती थी उसका नाम है अस्कर मनोज बारला। इस मनोज बारला की उम्र 22 साल है और इस मनोज बारला का ताल्लुक भी ओडिशा के उसी ज़िले से है जिस ज़िले की ये लड़की रहने वाली थी। लेकिन अब जब पुलिस को प्रतिमा के बारे में जानकारी मिल गई, पुलिस को मनोज के बारे में जानकारी मिल गई, तो पुलिस ने फिर ये समझने की कोशिश शुरू की कि प्रतिमा की मौत के बाद मनोज ने या उसके किसी भी लोकल कांटेक्ट ने जो मुंबई में है, उन्होंने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई, या उसकी गुमशुदगी के बाद किसी ने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया। ऐसे में सबसे पहले पुलिस को जो है वो मनोज बारला के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। अब पुलिस ने अपने सूत्रों को, अपने मुखबिरों को इस काम में लगाया और प्रतिमा के घर वालों से भी बातचीत की कि मनोज के साथ प्रतिमा का रिलेशन कैसा था। तो पता चला कि हाल के दिनों में मनोज और प्रतिमा के बीच में बड़ी
नोकझोंक हुआ करती थी और तीखी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो ये भी पुलिस को लगने लगा कि एक रीज़न हो सकता है कि प्रतिमा की मौत या प्रतिमा की हत्या के पीछे या हत्या में मनोज का हाथ हो। लेकिन ये सारी बातें अभी अनुमान के आधार पर ही चल रही थी। इस बीच मैंने आपको बताया कि क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही थी। तो क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 एक है मुंबई में, जो कुर्ला और आसपास के इलाके में काम करती है, वहाँ की जिम्मेदारी संभालती है। तो यूनिट 5 की टीम को उसके मुखबिरों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। असल में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमों ने सिर्फ लोगों से पर्सनली मिलकर ही उन्हें उस लड़की की लाश की तस्वीर और लॉकेट की तस्वीरें नहीं दिखाई थी, बल्कि अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में भी उन्होंने उन तस्वीरों को सर्कुलेट किया था ताकि इस लड़की की पहचान पता हो सके। तो अब मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम को उनके एक मुखबिर ने कॉल किया और कॉल करने वाला आदमी ने ये बताया कि वो इस लड़की को पहचानता है, जानता है और ये लड़की मुंबई के ही धारावी इलाके में रहती है। उधर क्राइम ब्रांच की दूसरी टीम को ये पता चल चुका था कि लड़की धारावी में अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहती थी, क्योंकि लड़की के परिवार वालों से पुलिस की बात होने लगी थी। लेकिन धारावी में एग्जैक्टली कहाँ पर रहती थी लड़की, इसके बारे में परिवार वाले भी नहीं जानते थे। लेकिन अब क्राइम ब्रांच के यूनिट 5 की टीम को जब मुखबिर ने बताया कि वो जानता है कि लड़की धारावी में रहती है, तो क्राइम ब्रांच के पुलिस वालों ने उस मुखबिर से पूछा कि क्या तुम ये भी बता सकते हो कि धारावी में कहाँ रहती है। तो उसने कहा, हाँ मैं घर भी जानता हूँ। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी राहत की बात थी और बड़ी उम्मीद की बात थी कि शायद अब पुलिस मनोज बारला, जो उसका लिव इन पार्टनर है, उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। तो पुलिस की टीम ने वक्त नहीं गंवाया और फौरन पुलिस की टीम पहुंची धारावी में, उस मकान तक, उस चौल तक जहां पर ये लड़की और उसका बॉयफ्रेंड या लिव इन पार्टनर, जो भी कहें, मनोज बारला रहा करते थे। लेकिन पुलिस को वहां जाकर तब झटका लगा जब उन्होंने देखा कि उनके कमरे में तो ताला लटक रहा है। अब पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि लड़का और लड़की दोनों यहाँ रहते थे। पहले तो प्यार से रहते थे, लेकिन बाद में लड़ने लगे थे और आखिरी बार दोनों को 19 नवंबर को यहाँ देखा गया था। ये वही तारीख थी जिस दिन लाश जो है कुर्ला चेंबूर मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के पास मिली थी। यानी आखिरी बार 19 नवंबर को ही दोनों को लोगों ने देखा था, ऐसा लोगों ने बताया। हो सकता है कि एक आध रोज़ डेट आगे पीछे भी हो, क्योंकि लोग इतना कॉपी बुक में नोट करके तो नहीं रखते हैं। हो सकता है कि लड़के को 19 को देखा हो, लड़की को एक दिन पहले ही देखा हो, क्योंकि लड़की की हत्या तो शायद पहले हो गई थी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो खैर, कुल मिलाकर 18-19 के आसपास से ही ये दोनों गायब थे, ये बात क्लियर हो गई और उसके मकान में भी ताला लटक रहा था। लेकिन अब पुलिस चूंकि मनोज बारला की पहचान कर चुकी थी, तो पुलिस ने मनोज बारला के बारे में और ज़्यादा जानकारी आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करके जुटाई और ये पता चला कि मनोज जो है एक ईटिंग आउटलेट में, एक फूड आउटलेट में, एक छोटे से होटल में सायन में काम करता है। अब पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस की टीम फौरन पहुंची सायन के उस दुकान, जिस फूड जॉइंट पर मनोज बारला काम किया करता था। वहां पहुंचने पर दुकानदार ने पुलिस से कहा कि हाँ, मनोज बारला नाम का लड़का उसके यहाँ है तो ज़रूर, लेकिन आपके आने से कुछ ही देर पहले वो यहाँ से निकला है, क्योंकि उसकी शिफ्ट पूरी हो गई थी और वो कहीं जा रहा था। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस को लगा, बड़ा अफसोस हुआ। पुलिस को लगा कि यार, अगर थोड़ा पहले आते तो शायद मनोज हमें मिल जाता, लेकिन पहले कैसे आते जब तक दुकान का पता नहीं मिलता। तो कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं इस तरह के मामले में, आपको पता है। तो खैर, पुलिस अफसोस तो कर रही थी, लेकिन पुलिस ने ये सोचा कि क्यों नहीं एक बार सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करके देखें, जिसमें मनोज की तस्वीरें अगर नज़र आए तो उसके बारे में कुछ और जानकारी मिले। तो पुलिस ने उस दुकान में और दुकान के आसपास मौजूद जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको एग्जामिन करने का फैसला किया। और पुलिस ने जब ये सीसीटीवी फुटेज देखी तो पुलिस ने देखा कि बारला जो है 2 बड़े बड़े बैग लेकर उस दुकान से निकला है। यानी जब वो दुकान में आया था तो 2 बड़े बड़े बैग्स के साथ आया था और अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद 2 बड़े बड़े बैग लेकर निकला। उसे देखकर ये लग रहा था कि इतने बड़े बड़े बैग लेकर अगर कोई आदमी किसी जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो आमतौर पर वो ऐसा तभी करता है जब वो ट्रैवल करके कहीं दूर जा रहा होता है।
तो पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मनोज बारला मुंबई से कहीं दूर जाने या भागने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि शक के घेरे में तो वो था ही और उसकी हरकतें भी संदिग्ध थीं। जिस तरह से वो 18 या 19 नवंबर से अपने कमरे से ताला लगाकर गायब हो चुका था, तो उससे पुलिस को लग रहा था कि इस मर्डर में उसका हाथ है। तो ऐसे में उसके भागने की अब पुलिस को आशंका लगने लगी। पुलिस को लगने लगा कि इसे रोकना या पकड़ना बेहद ज़रूरी है। अब क्राइम ब्रांच और एक्टिव मोड पर आई और क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स ने पूरे मुंबई के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पर जो पुलिस की चेकिंग होती है, जो पुलिस आउटपोस्ट होती है, उन जगहों पर अपनी टीमों को अलर्ट कर दिया कि इस हुलिये का, इस नाम का, इस तरह 2 बैग लिया हुआ कोई आदमी अगर कहीं निकलने की कोशिश करे मुंबई से बाहर तो उसे रोकें और उससे पूछताछ करें और हमसे पूछ करके उसको वेरीफाई करके तभी जाने दें। इस तरह का मैसेज मुंबई ने पूरे इलाके के एंट्री एग्जिट पॉइंट में और शायद मुंबई के ही पूरे एंट्री एग्जिट पॉइंट पर स्प्रेड करा दिया, कन्वे करा दिया। ये बात जब पता चली तो उसके बाद मुंबई पुलिस की अलग अलग टीमें और एक्टिव हुई, क्राइम ब्रांच की और भी टीमें इस मामले में इन्वॉल्व हुई और एक टीम जो इस मामले की जांच कर रही थी, क्राइम ब्रांच की और कुर्ला लोकल पुलिस स्टेशन की, वो टीम जो है सीधे पहुंची लोकमान्य तिलक टर्मिनस। आपको पता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जहाँ से कई अंतर्राज्यीय ट्रेनें चलती हैं और यहाँ पर मुंबई की पुलिस इसलिए पहुँची क्योंकि सायन के जिस इलाके से ये लड़का निकला था वहाँ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो है वो नियर बाई रेलवे स्टेशन है, पहली बात। और दूसरा ये कि उस जगह से कई, जैसा मैंने आपको बताया कि कई इंटर स्टेट ट्रेन्स गुजरती हैं, चलती हैं, शुरू होती हैं। तो पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सारा साजो सामान लेकर किसी ट्रेन में बैठकर फरार हो जाए। तो पुलिस की टीम जब लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंची तो वहाँ मैनुअली तो पुलिस ने स्कैन किया ही, देखने की कोशिश की कि कहीं मनोज बारला दिख जाए तो बढ़िया है, लेकिन मैनुअली देखने पर पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने अब लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको स्कैन करना शुरू किया और उसको स्कैन करते हुए पुलिस को यहाँ फिर से एक और कामयाबी मिली। पुलिस ने देखा कि वो लड़का वाकई अपने उन 2 बैग्स के साथ एक ट्रेन में सवार हो रहा है। ट्रेन का नाम है गोदान एक्सप्रेस। अब ये गोदान एक्सप्रेस के साथ दिक्कत ये थी कि ये ट्रेन जो है ओडिशा नहीं जाती, बल्कि ये मुंबई से यूपी के अलग अलग डेस्टिनेशन को टच करती है और यूपी के लिए ही ये ट्रेन चलती है। पुलिस अभी सोच में पड़ गई कि बंदा ओडिशा का, रहता मुंबई में है, कत्ल अगर उसने मुंबई में किया है तो उसे भागना चाहिए अपने होम टाउन या होम स्टेट ओडिशा, लेकिन ये यूपी के ट्रेन में क्यों सवार हो रहा है? सीसीटीवी फुटेज में वो गोदान एक्सप्रेस में सवार होता हुआ दिख रहा था। तो ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि अगर ये यूपी वाली ट्रेन में सवार हुआ है तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो वो यूपी में कोई हाइड आउट हो जहाँ वो जाकर छुपे, या फिर ऐसा वो कर सकता है कि वो इस ट्रेन से आगे किसी स्टेशन पर उतर जाए और वहाँ से ओडिशा जाने वाली किसी दूसरे ट्रेन में सवार हो जाए। ऐसा भी इंसान कर सकता है। तो पुलिस इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ पर सोचने लगी और पुलिस ने तय किया कि वो ये चेक करेगी कि ये लड़का लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाद क्या आसपास के किसी और स्टेशन में उतरता है या नहीं। और इसी कोशिश में पुलिस की और टीमें रवाना की गई जो ठाणे और कल्याण के रेलवे स्टेशन पर नज़र रख रही थी और उनकी चेकिंग कर रही थी कि वहाँ गोदान एक्सप्रेस जब रुके या वहाँ से गुजरे तो क्या वहाँ पर मनोज बारला उतरता है या नहीं। अब इस कोशिश में पुलिस को फिर कामयाबी मिली। अब आप देखिए कैसे पुलिस धीरे धीरे मनोज बारला के करीब पहुंच रही है। अभी तक पहुंच नहीं पाई है, जहां जहां पुलिस पहुंच रही है उससे थोड़ा आगे मनोज बारला भागता जा रहा है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीरें देख रही है। अब पुलिस की जो टीम ठाणे पहुंची थी, ठाणे में जब पुलिस ने मैनुअली स्कैनिंग शुरू की, ढूंढना शुरू किया मनोज बारला को, तो पुलिस को शुरू में कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन पुलिस को एक जानकारी ज़रूर मिली कि इसी स्टेशन से, ठाणे रेलवे स्टेशन से रात के वक्त में एक ट्रेन गुजरती है जो ओडिशा जाती है। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है कि गोदान एक्सप्रेस से मनोज बारला ठाणे उतर जाए और ठाणे उतरने के बाद वो फिर रात वाले ओडिशा वाली ट्रेन में सवार होने की कोशिश करे। इसलिए पुलिस वहाँ बहुत विजिलेंट थी और बहुत गहराई से पुलिस एक एक आदमी को देख रही थी। इस तरह के मिशन में, इस तरह के चेज़ में पुलिस आमतौर पर सादे लिबास में होती है, वर्दी नहीं पहनती, क्योंकि अगर वर्दी पहनेगी तो जो भी क्रिमिनल होता है वो अलर्ट हो जाएगा। तो खैर
पुलिस की ये कोशिश रंग लाई और आखिरकार ठाणे रेलवे स्टेशन पर पुलिस को मनोज बारला रात वाली ओडिशा की ट्रेन का इंतजार करता हुआ मिल गया। बड़ी लंबी कोशिश, बड़ी लंबी भागदौड़ और जद्दोजहद के बाद मनोज बारला जब मिला तो पुलिस ने उसे दबोचा, पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की तो वो सकपका गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस उसे यूं सादे लिबास में रेलवे स्टेशन से पकड़ लेगी। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शुरुआती पूछताछ में ही उसने ये कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी लिव इन पार्टनर प्रतिमा पवाल किस्पोट्टा की 18 और 19 नवंबर के दरमियान हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि हत्या क्यों की और ये लिव इन पार्टनर कैसे बने, क्या इनकी पहले से मुलाकात थी? अभी इस तरह के कई सवाल थे जो पुलिस को पता करने थे। तो पुलिस ने इस लड़के से, बारला से पूछताछ शुरू की तो ये पता चला कि मनोज बारला और प्रतिमा पवाल किस्पोट्टा ये दोनों ओडिशा के एक ही ज़िले के रहने वाले हैं। जब कोविड आउटब्रेक हुआ देश में, कोरोना का प्रकोप हुआ और लॉकडाउन लगना शुरू हुआ तो फिर अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लोग काम करते थे वो अपने अपने घरों से वापस लौट गए थे, वापस चले गए थे। तो ये लड़की भी मुंबई में काम करती थी या काम की तलाश में आई थी और ये जो मनोज बारला है ये भी काम के लिए मुंबई में था। लेकिन जब कोविड आउटब्रेक हुआ तो ये लोग अपने घर ओडिशा लौटने लगे और मुंबई से ओडिशा जाने के दौरान इनकी आपस में ट्रेन में मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली और चूंकि दोनों एक ही राज्य के थे, एक ही ज़िले के थे, उनकी भाषा एक थी, उनका धर्म एक था, तो उनमें आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। इसके बाद इसी साल जुलाई के महीने में वो दोनों ओडिशा से वापस मुंबई आए और दोनों ने तय किया कि वो एक साथ रहेंगे धारावी में, क्योंकि वो लाइक माइंडेड थे, उनकी सोच, उनके ख्यालात मिलते थे। तो जुलाई के महीने से अब तक वो धारावी में लिव इन में एक साथ एक कमरा लेकर रहा करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिमा जो है एक हाउसकीपर का काम किया करती थी, जबकि मनोज जो है एक होटल में, फूड आउटलेट में अपना सर्विसेज दिया करता था, काम किया करता था। दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी थे, तभी लिव इन पार्टनर के तौर पर रहते भी थे। लेकिन हाल के दिनों में मनोज को ये पता चला कि प्रतिमा बहुत फ्रीक्वेंटली ओडिशा में किसी आदमी से बात करती है। मनोज ने उसे रोकने टोकने की कोशिश की। मनोज को लगा कि उसकी जो लिव इन पार्टनर है या जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से भी इन्वॉल्व है, लेकिन प्रतिमा जो है रुकने के लिए तैयार नहीं थी। वो लगातार ओडिशा में किसी लड़के से बात करती थी और बहुत लंबी बातचीत करती थी। इस बात को लेकर प्रतिमा और मनोज के बीच लड़ाइयों की शुरुआत हो गई और ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि 18 और 19 की रात को दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उनके कमरे में मछली पकड़ने वाला एक जाल था। उस जाल के सहारे, उस जाल में जो रस्सी होती है, उस रस्सी के सहारे गुस्से में आकर मनोज ने प्रतिमा के गले को कस दिया और ये गुस्सा और ये कसावट इतनी ज़्यादा सख्त या तेज़ थी कि प्रतिमा की मृत्यु हो गई, प्रतिमा मर गई। और जब इस लड़की की मौत हो गई तो फिर मनोज को लगा कि अब तो वो पकड़ा जाएगा, फंस जाएगा। फिर उसने ये तय किया कि वो इस लड़की की लाश को लेकर ओडिशा चला जाएगा, या तो बीच रास्ते में कहीं उस लाश को ठिकाने लगा देगा या ओडिशा में कहीं ले जाकर फेंक देगा, लेकिन वो मुंबई से दूर चला जाएगा क्योंकि घटना यहाँ हुई है तो उसे पकड़े जाने का बहुत डर है। इसके बाद उसने आनन फानन में उसके पास जो बड़ा सा सूटकेस मौजूद था, उस सूटकेस में उसने प्रतिमा की लाश भरी, उसे बंद किया। तो मनोज जो है प्रतिमा की लाश लेकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचा और यहाँ से वो लाश को लेकर ही ओडिशा जाना चाहता था। उसके मन में एक ख्याल था कि या तो ओडिशा के रास्ते में या वहाँ पहुंचकर वो इस लाश को कहीं किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगा देगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हुआ ये कि जब कोई इंसान कोई पाप करता है या जुर्म करता है तो उसे हमेशा डर लगा रहता है। उसे लगता है कि कहीं लोग उसे देख तो नहीं रहे हैं, कहीं पुलिस उसे देख तो नहीं रही है। मनोज बारला के साथ ठीक यही हुआ। ऐसे तो रेलवे स्टेशन पर हज़ारों लोग बड़े बड़े सूटकेस लेकर आते हैं, लेकिन मनोज उस बड़े सूटकेस को लेकर बहुत घबरा रहा था। और जब पुलिस की टीम उसने देखी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर पेट्रोलिंग कर रही है, घूम रही है, तो वो डर गया। उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा
और इसी डर के मारे उसने ट्रेन से ओडिशा जाने का प्लान तब कैंसिल कर दिया और नीचे उतर आया रेलवे स्टेशन से बाहर। और बाहर आने के बाद वो एक ऑटो में बैठा और उसने ऑटो वाले से कहा कि वो उसे कुर्ला चेंबूर की तरफ लेकर चले। ऑटो वाला उसे रेलवे स्टेशन से लेकर निकल गया। सूटकेस लेकर वो कुछ दूर गया और फिर कुर्ला चेंबूर मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर उसने एक सुनसान जगह देखी जहां पर उसने रात के अंधेरे में वो सूटकेस जो है डंप कर दिया, फेंक दिया। इसके बाद भी उसे लगा कि इस सूटकेस से अगर सबकी नज़र पड़ गई तो वो पकड़ा जाएगा। फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं सूटकेस को छिपा दिया जाए। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उनमें से 2 बैरिकेड्स उसने उस सूटकेस के ऊपर पलट दिए ताकि सूटकेस पर किसी की निगाह न जाए। इस तरह से उसने अपनी तरफ से फुल प्रूफ प्लानिंग की और उस लाश को ठिकाने भी लगा दिया और फिर वापस अपने कमरे में आया। चूँकि उसे पता था कि वो पकड़ा जा सकता है, कत्ल वो कर चुका है, जल्द से जल्द वो निकलना चाहता था। तो उसने अपना सारा साजो सामान बटोरा और उसी दिन 19 नवंबर के रोज़ जो है वो उसने अपना कमरा छोड़ दिया और कमरे से गायब हो गया। किसी को अपनी गुमशुदगी के बारे में, अपने लापता होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लिव इन पार्टनर को वो पहले ही ठिकाने लगा चुका था। लेकिन ओडिशा भागने के पहले तक वो कुछ दिनों तक मुंबई में रहना चाहता था ताकि वो अपने जो हिसाब किताब है वो कंप्लीट कर सके। जहाँ वो काम करता है वहाँ से उसे कुछ पैसे मिल सके। तो इसलिए वो अपने काम वाली जगह पर यानी अपने होटल पर जहाँ वो लगा हुआ था नौकरी पर, वहाँ वो जा रहा था। लेकिन इसके बाद आपको पता है कि किस तरह से मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और कुर्ला की टीम जो है लगातार उसके पीछे पड़ी रही और कैसे कैसे पुलिस उसको पीछा करते करते उसके काम वाली जगह जहाँ पर वो होटल में काम किया करता था उसकी पहचान की और फिर पुलिस ने उसे फाइनली गिरफ्तार कर लिया। तो पूरा जो घटनाक्रम है वो कुछ यूँ है। एंड आई होप कि ये स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन इस स्टोरी के साथ मैं इंसाफ कर पाया हूँ। आप लोगों की इस स्टोरी को सुनकर क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा और आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ। आज कुछ तकनीकी वजहों से मेरी जो प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसे अन्यथा न ले और अपना सपोर्ट और अपना प्यार यूँ ही देते रहें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।